रिएक्शन ट्यूब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो से एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD Z कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ही नहीं, इस वीडियो के बाद बैक टू बैक जो भी वीडियोस इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में आने वाला है उन सबको अच्छे से देखिए। अगर आप 11th में है तो 12th का फाउंडेशन पक्का हो जाएगा, वरना 12th में वापस आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप 12th में है, नो वरीज, एकदम बेसिक वीडियो है, सबसे इजी पॉसिबल वे में ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड वो पूरा स्टडी रहेगा इस चैप्टर का। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है देखेंगे। फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा एजेंडा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। बट लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 ब्रांचेस वन बाय वन। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री concerned with the application of the technique and theories of physics to the study of chemical system। यानी फिजिकल केमिस्ट्री डील करता है, यानी जो भी आप लैब में प्रैक्टिकल्स करते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको जला के ठंडा करके, ये सब चीजें क्या आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, किसी भी केमिकल कंपाउंड का अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बीच का किस टाइप का बॉन्ड है थ्रू केमिकल रिएक्शंस, उसको समझते हैं। अब आ जाता है जो हमारा मेन पर्पस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। देखिए इस पिक्चर को, इसमें जो भी चीजें हैं क्या इनको हम लैब में बना सकते हैं? आई होप जवाब होगा ना। दिस आर नेचुरल थिंग, लाइक ये पनीर है, ये चीज है, दही है, दूध है, फिश है, एग्स है, नट्स, ये सब कहां से आते हैं? नेचर से आते हैं, हमने नहीं बनाया इनको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ दोज कंपाउंड जो नेचर ने अपने हाथों से बनाया है, हमने नहीं बनाया है इनिशियली। ऑल्दो इसका थोड़ा हम आगे कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, बट इनिशियली मैं स्टडी की बात कर रही हूँ। इनिशियल स्टडी में ये कहा गया, तो ये जो चीजें हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं और इनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम दिया गया ऑर्गेनिक, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। तो आ जाते हैं मुद्दे की बात में, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, मछली हो सकती है, मुर्गियां हो सकती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो कंपाउंड है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती है, यानी इस पूरी जो मूवी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इस मूवी का हीरो कौन है? इस मूवी का हीरो है हमारा कार्बन। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन है? कार्बन। क्यों कार्बन है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इस हीरो के साथ तो हीरोइन भी होना चाहिए। हीरोइन कौन है? हमारा हाइड्रोजन। हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, थोड़े बहुत साइड कैरेक्टर के भी कुछ लोग हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन, और भी कुछ साइड कैरेक्टर है, जैसे कि हमारे सल्फर भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, हेलोजेंस हो सकते हैं जिनको मैं एक्स से लिखती हूं, बट मेन जो है वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी ये सारे कौन है? साइड रोल प्ले करने वाले हैं। इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को हम इन वन वर्ड कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आई होप ये इंट्रो आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कहता है? भाई एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, जितना हो सके जरूर पढ़िए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग
200 साल ही पुराना है, ज्यादा नहीं। इससे पुराना ज्यादा हमारा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1780 लगभग 1800 के आसपास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो केवल और केवल प्लांट और एनिमल से मिल सकता है, इनको हम लैब में नहीं बना सकते। ऐसा किसने कहा? मिस्टर बर्जिलियस ने। जरा बर्जिलियस जी को देख लीजिए, इन्होंने कहा था। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। इनका कहना है कि एक वाइटल फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, इसलिए हम तो इन्हें लैब में नहीं बना सकते। तो खत्म करो, इसके बारे में क्या और सोचना। बट होते हैं ना कुछ लोग जो हमेशा अपने सीनियर की बातों को गलत साबित करते हैं। तो ऐसा हमारे एक और साइंटिस्ट है, ये है, इनका नाम क्या है? एफ वूलर। इनका नाम अच्छे से याद कर लो, चाहे जनरल नॉलेज के लिए या फिर अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो भी ऑर्गेनिक, तो वूलर का नाम जानना तो बनता है। तो मिस्टर एफ वूलर जो थे, इन्होंने पहली बार झंडा गाड़ दिया। कैसे? यूरिया बना दिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी लैब में, जिसको बर्जिलियस ने क्या कहा था कि हम नहीं बना सकते लैब में। इन्होंने कहा भाई मैं तो बना दिया। कैसे? देख लीजिए, ये रहा हमारा एमोनियम साइनेट। अब ये तो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, इनऑर्गेनिक है। इसको हीट किया, हीट करके बन गया यूरिया। अब कहोगे मैम यूरिया क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ भाई, हमारा बॉडी यूरिया बनाता है, इसीलिए तो यूरिन को यूरिन कहा जाता है, क्योंकि यूरिन में से यूरिया पास होता है। तो बन गया ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल्दो ये ज्यादा स्टेबल नहीं था, बट एक फर्स्ट ब्रेक थ्रू था जिसके जरिए इन्होंने साबित किया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ भगवान ही नहीं, इंसान भी लैब में बना सकता है। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप सबको याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वूलर कौन है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे? उन्होंने एमोनियम साइनेट से क्या बनाया था? यूरिया। फिर तो धीरे धीरे कुछ और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने चेंजेस किए और ये साबित कर दिया कि भाई सिर्फ यूरिया नहीं और भी कुछ बना सकते हैं। जैसे कि कोलवे साहब आए। कोलवे साहब ने क्या बनाया? बनाया मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, अब मीथेन भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहीं पर भी जो आपको पता होगा गोबर गैस जो बनता है, गोबर गैस जो कि गांव में किसान लोग बनाते हैं, जो काव डंग बच जाता है उससे गोबर गैस बनाया जाता है जिससे खाना बनाने के काम में आता है। तो उसमें मेनली होता क्या? मीथेन गैस होता है। तो गोबर से बनने वाला गैस भी तो ऑर्गेनिक ही है। फिर उसके बाद आए बर्थलेट 1856 में। इन्होंने भी सिंथेसाइज किया। क्या सिंथेसाइज किया? ओ सॉरी, बर्थलेट ने मीथेन सिंथेसाइज किया था और कोल्बे ने एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया था। जरा इसको करेक्शन कर लें, कोल्बे ने बनाया था एसिटिक एसिड। व्हाट इज एसिटिक एसिड? इथेनॉइक एसिड, CH3COOH। कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड और बर्थलेट ने क्या बनाया? मीथेन। और ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो यहां से गाड़ी चली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला जो सवाल जब मैं पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में 2 स्लाइड पीछे ही, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कार्बन ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है? सल्फर क्यों नहीं है? ऑक्सीजन क्यों नहीं है? वाई कार्बन? तो इसके पीछे आपके सामने 3 रीजन होते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला रीजन, कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी। ये जो टेट्रावैलेंसी वर्ड आई होप आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, जिसमें बताता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है। अब वो 4 वैलेंसी तब आपने ऐसे ही पढ़ लिया था, अब वो कैसे 4 वैलेंसी है ये जरा समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ चुके हो, तो जरा लिखते हैं इसका 1s2 2s2 2p2। तो इसका हम ऑर्बिटल जरा ड्रॉ करते हैं। p में 3 होते हैं। अब आते हैं 4th चैप्टर क्लास 11 का, केमिकल बॉन्डिंग।
वहां से हम सीखते हैं कि बॉन्डिंग कब होता है, क्यों होता है। तो बॉन्डिंग कब होता है? जब दो एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, उनके एटम बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं थ्रू ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल वही था। अब किस परिस्थिति में होता है, कौन करते हैं, समझ गए कैसे करते हैं? जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो उनके ऑर्बिटल में। तो यहां आपको दिख रहा होगा, यहां पे अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2। पर मैं कह रही हूं टेट्रा वैलेंसी, यानी ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। तो कैसे होता है? तो यहां पे कार्बन को करना पड़ता है एक्साइट। अब बोहर एटॉमिक मॉडल भी आपने पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां पे क्या बोहर ने बताया था कि एक्साइट करने पे ये है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, इसको एक्साइट करेंगे तो s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, p का एक डब्बा खाली पड़ा है तो जंप करके यहां आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड। पहले कितने थे? 2। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे या फिर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन तैयार है 4 बॉन्ड बनाने के लिए। पहला रीजन तो ये था, समझ में आ गया आई होप। दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या फिर चेन बनाने की प्रॉपर्टी। कार्बन खुद से जुड़ सकता है और खुद से जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन बना सकता है, इतनी लंबी कि आप गिनती की जगह वहां पे क्या लिख दोगे? n। आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर n। n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। इतनी लंबी चेन बना सकता है, इस वजह से भी हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा है स्मॉल साइज। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं धीरे धीरे साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना मतलब क्या होता है? किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। टेंडेंसी टू पुल shared pair of electron towards itself। I repeat, tendency। चलो लिखते हैं, tendency to pull shared pair of electron towards itself। This is defined as electronegativity। और जितनी साइज छोटी होगी उसकी न्यूक्लियस क्या होगी? उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो वो पड़ोस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। तो जितनी आसानी से खींच पाएगा कार्बन, उतनी आसानी से दूसरों के साथ बॉन्ड बना पाएगा। इसी वजह से कार्बन ढेर सारे कार्बन के साथ लिंक बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, ये नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, राइट। इसे क्या कहते हैं? NC आइसोसाइनेट। चलो आइसोसाइनेट थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी हम समझते हैं साइनाइड को ही। CN। और इसके साथ ऑक्सीजन भी जा सकता है। तो इन सब के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से, जो कि सब पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कार्बन के पास है। तो जरा बैक करें पिछले टॉपिक पे। पिछले टॉपिक में क्या था कि कार्बन ही हीरो क्यों है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मेन हमारा एलिमेंट है। पहला क्या था? कैटिनेशन, यानी लिंक करने की प्रॉपर्टी, खुद से दूसरों से, सिंगल सिग्मा लिंक और डबल और ट्रिपल लिंक भी। दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज। और तीसरा क्या था? टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। यहां आपको क्लियर हो गया? तो इस बात को जरा हम
एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं, जरा मैं इसको रब कर लूं। अब आते हैं एनसीईआरटी में इस बारे में क्या बोल रहा है। देखिए एनसीईआरटी में कह रहा है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब कार्बन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था हमने, जैसे कि CH4, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, लेट मी रब दिस, थोड़ा जगह बना लूं। हाँ, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता था, लाइक दिस, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक, इधर एक, और इनके बीच का एंगल कितना होता था, 109.5 डिग्री। इसको हम क्या कहते थे, इस टाइप के शेप को या ज्योमेट्री को, टेट्राहेड्रल। तो यहां पे शेप और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो यहां मैं आपको कुछ ट्रिक बता देती हूं जिससे कि आप कोई भी कंपाउंड को, कोई भी मीन्स हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड को, मैं इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड को देख के आप कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन बताया तो फिर शेप भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम इजीली समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला एक कंपाउंड देखिए, ठीक है, यहाँ पे तीन कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपसे पूछा जाएगा कार्बन के बारे में। तो ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, तो जरा इसमें हाइड्रोजन भी सप्लाई कर देते हैं तो फिर पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिमाग में ये बात अच्छे से भर लीजिए कि कार्बन ना तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा ना तो 4 से कम बनाएगा। कितना, 4, 4, नॉट मोर देन 4, नॉट लेस देन 4। तो 2 अगर इसने कार्बन से बना लिया तो 2 किसके साथ बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ। इधर 1 2 3 बन चुके हैं तो बचा हुआ एक हाइड्रोजन के साथ, यहां 4 बन चुके हैं तो और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आते हैं ये वाला कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अब कार्बन 1 का हमें पता करना है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, sp2, sp3, इफ यू रिमेंबर sp3d, sp3d2, इतने सारे आपने चैप्टर 4 में पढ़े थे। sp क्या था, ऑर्बिटल्स थे। s कैसा था, गोल ऑर्बिटल। p कैसा था, डंबल शेप। d के क्या होते थे, 5 डिफरेंट शेप बनते थे। ठीक है, तो ये आपस में ओवरलैप करता था जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते थे, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंट था। तो आई होप ये आपको पता है, नहीं पता है तो आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पार्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए अब कार्बन 1 को देखिए, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, ये रहा एक सिग्मा। चलिए इसको मैं दूसरे कलर से करती हूं तो फिर ये ज्यादा हाईलाइटेड होगा। 1 2, अब यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें से ऑलवेज, जैसे घर में हम जब घर बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसके लिए उसका नींव बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसकी नींव क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा सबसे स्ट्रांग होता है। तो कार्बन 1 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। अब आते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, तो स्टार्ट काउंटिंग विथ s, s को 1 दे दीजिए तो बचा कितना, 2, sp2। तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला मेरा, sp2। अब आते हैं C2 का, दूसरा कार्बन, यहां देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इधर एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा, और इस तरफ पीछे भी, इधर भी एक सिग्मा। तो इसमें भी कितने सिग्मा है, 1, और पाई कितना है, 1, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। फिर आते हैं तीसरे कार्बन पे, इसमें कितना सिग्मा है, 1, फिर पाई, फिर पाई। सिग्मा हमेशा एक ही बन सकता है, घर की नींव, बिल्डिंग चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नींव एक ही बार बनती है, उसके ऊपर मंजिलें एक के ऊपर एक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा तो एक ही बनता है, वो भी पहला वाला बनता है। तो यहां पे कितने सिग्मा है, 1 2, 2 सिग्मा और 2 पाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 के लिए sp। आई होप समझ में आया होगा। वैसे इस पे हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी।
अच्छा, अब नीचे यहाँ पे ना कुछ एक इंपॉर्टेंट सी बात है, ये वाली पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं आपको समझाती हूँ अगले पेज में। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो sp2 अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे sp2 और हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे sp है, sp2 है या sp3 है, उस पर डिपेंड करता है कार्बन का और हाइड्रोजन का रिश्ता कैसा होगा। यानी वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा कि नहीं होगा। अब एसिड होने का मतलब क्या है? व्हाट इज एसिड? एसिड वो होता है जो फटाफट H+ दे दे, उसे बोलेंगे एसिड। जैसे कि यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, 3 कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसको मैं बनाती हूँ ट्रिपल बॉन्ड से और इसको मैं बना देती हूँ सिंगल बॉन्ड। चलो, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? 2 सिग्मा sp। इसकी कितनी होगी? इसकी भी 2 है sp। इसकी कितनी सिग्मा है? 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब कहा जाता है sp इज मोर एसिडिक देन sp3, ऐसा क्यों? अब देखिए, इस चीज को मैंने थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ, sp वाले पे मैं फोकस कर रही हूँ। ये रहा हाइड्रोजन और ये है कार्बन। इस कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कायदे से बीच में होना चाहिए, शेयरिंग कायदे से बीच में होना चाहिए, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा निकला? sp हाइब्रिडाइज्ड। इसका अर्थ क्या है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच ही रहा है। न्यूक्लियस इतना ताकतवर है कि ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है इसको भी कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? अब याद कीजिए, जो s ऑर्बिटल कैसा होता था? पूरा पूरा गोल। अब इस पे न्यूक्लियस की ताकत बराबर हर सेक्शन पे लगेगी, यानी कि न्यूक्लियर इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज s ऑर्बिटल पे सबसे ज्यादा होता है। उससे कम किस पे होता है? p, क्योंकि p टेढ़ा मेढ़ा होता है। इधर पे कम होगा, इधर पे ज्यादा होगा, फिर यहां थोड़ा कम होगा, यहां बहुत कम होगा। लेकिन s के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह न्यूक्लियस बराबर ताकत से उसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। फिर p, फिर d, फिर f, यानी कि जितना ज्यादा s का दबदबा रहेगा किसी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में, उस कार्बन में न्यूक्लियस ताकतवर होगा। न्यूक्लियस ताकतवर होगा तो उस कार्बन का ये टेंडेंसी रहेगा कि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ ज्यादा खींचे। ठीक है, अब यहां देखिए s और p है, यानी इसमें s कैरेक्टर कितना है? 50%। p कितना है? 50%, आधा आधा। यहां पे s कितना हो जाएगा? 33%। और p कितना हो जाएगा? 67%। यहां s कितना हो जाएगा? 25%। और p कितना हो जाएगा? 75%। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा s का दबदबा, s का परसेंटेज ज्यादा किसमें है? sp कैरेक्टर में। तो ये वाला कार्बन भी तो sp है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन पे थोड़ा सा डेल्टा, मतलब छोटा सा स्मॉल नेगेटिव डेवलप होगा, और हाइड्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन भाग गया दूर तो पॉजिटिव डेवलप होगा। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा? कमजोर। फटाफट यहां से थोड़ी सी भी हीट मिली, क्या निकल जाएगा? H+। यानी sp क्या निकला? मोर एसिडिक। सो sp इज मोर एसिडिक देन sp2, sp2 इज मोर एसिडिक देन sp3। बट व्हाट अबाउट ये वाला कार्बन? ये भी sp है, बट इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है ना, कहां से देगा? तो इस ऐसे वाले कार्बन को इग्नोर कर देना है, ऐसे वाले कार्बन्स को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये sp होते हुए भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है देने के लिए। तो दिस इज ऑल। किस तरीके से आप सिग्मा निकालोगे, पाई निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, उसका एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड करोगे। अगर sp है तो फटाफट वो कार्बन में अगर H लगा हुआ है तो वो H+ निकाल देगा,
तो वो कार्बन क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। फिर उससे कम sp2, फिर sp3। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली जो भी बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। चलिए मैं थोड़ा इसको रब कर देती हूँ, ये देखिए आपको क्लियरली दिखेगा। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल डाल दिया है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितने बॉन्ड है, और हाँ साथ में उनकी शेप भी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला क्या था, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 टेट्राहेड्रल। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे 1 2, चाहे इसको भी देख लो, 1 2, sp लीनियर। डन। अब आते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको भी जरा एक नजर आप देख लीजिए, जिसमें अलग अलग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकाले गए हैं। जैसे ये देखिए, अब तो आपको भी इजी लगने लगा होगा। जस्ट आपको क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है तो पहला तो सिग्मा ही होगा, दूसरा पाई होगा। तो कितने सिग्मा, 3, इसलिए sp2। ठीक है, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो सिग्मा कितने, 2, इसलिए sp। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें से पहला वाला और दूसरा वाला मैं कर देती हूं, तीसरा वाला आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो अगले वीडियो पे मैं सॉल्व कर दूंगी। तो ये दोनों सारे के सारे क्वेश्चन ना एनसीईआरटी से ही है। ये दो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कर लोगे तो तुम्हारा ही प्रैक्टिस हो जाएगा। चले फिर, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है देखिए, पहला तो सिग्मा, अच्छा ये आपका कंडेंस्ड फॉर्म है, तो कंडेंस्ड फॉर्म को ओपन करना सीखिए। पहले देख लीजिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कार्बन कितने बॉन्ड बना पाता है, 4, न ज्यादा न कम, याद रहेगा। तो एक हाइड्रोजन के साथ और इधर 3 बगल वाले कार्बन के साथ। फिर कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया। अब ये इसके साथ एक CH, इधर एक H लगाते हैं, इधर एक C के साथ H है, और इसका तो 4 बॉन्ड खत्म। अब ये CH हो गया 3 4, 1 2, ये CH, फिर ये C हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड में एक इधर H और इधर 3H। देख लीजिए सारे कार्बन के टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। तो सिग्मा कितने होंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8 9 10। पाई कितना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। ऐसे ही बी वाला करना है। इस तरीके से ही आपको 8.1 भी करना है। 8.1 जो हमारा एनसीईआरटी है, इसमें पूछा है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालो। चलो एक इसमें भी मैं भी कर देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चलो इसको खोल के बनाते हैं। 2 कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बना लिए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 में कितना सिग्मा है, 1 2 3, यानी ये क्या हो गया, sp2। कार्बन नंबर 2 में कितने सिग्मा है, 2, ये हो गया sp। चलिए आज हमने क्या क्या सीखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग कहां से हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन हीरो कौन है, कार्बन, क्यों कार्बन है वो भी समझा। इंपॉर्टेंट 2 चीजें सीखी, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली ऑन कार्बन, कैसे निकालेंगे, सिग्मा कैसे निकालेंगे, उसमें पाई कैसे निकालेंगे, और फिर हमने सीखा sp sp2 और sp3 में एसिडिटी कैसे पता करेंगे। ये वाला जो कंसेप्ट है एसिडिटी वाला, आगे चल के आपको बहुत बहुत काम आएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में देखते हैं
अगला टॉपिक दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर।